हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2023 जीएस पेपर 1 का मॉडल आंसर आपके सामने मैं बताने वाला हूं और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले बात करते हैं कि इस मॉडल आंसर का क्रेडिट किसको जाता है। तो ये मॉडल आंसर बनाया है शुभम कुमार सर ने, जो AIR 1 है 2020 के, और कार्तिक जीवानी ने, जो AIR 8 2020 के ही। ये दोनों लोग IIT बॉम्बे के बैचमेट हैं और दोनों लोगों ने 2020 में एग्ज़ाम क्रैक किया। बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। इन्होंने अपनी कोडिंग की नॉलेज, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी यूपीसीएससी के दौरान इन लोगों ने तैयारी की उसको मिलाकर इन्होंने एक आंसर बनाया है। तो ये आंसर, जो मॉडल आंसर आपके सामने है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है शुभम कुमार सर को और कार्तिक जीवानी सर को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे इसका आंसर इन लोगों ने बनाया है। तो जो पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस क्वेश्चन का आप देखिए यहाँ पे कैसे इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इस आंसर को कंप्लीट किया है। सबसे पहले बताया गया है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। विष्णु पुराणा डिस्क्राइब्स भारत एज द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोवी माउंटेन्स. This showcases the importance of geographical features, India's diverse and varied landscape, including its climate, topography, and natural resources, had a profound impact on the civilization, culture, and history of the ancient India. अब जैसा कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का रोल क्या है एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि विष्णु पुराण में इंडिया का लोकेशन कैसे बताया गया है, इंडिया की बाउंड्रीज कैसे बताई गई हैं। फिर इन्होंने बताया है कि कैसे इस बाउंड्री ने, कैसे इस क्लाइमेट ने, इस टोपोग्राफी ने भारत की सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाया है और इस मैप में वो सारी बातें हैं जो एंशिएंट समय में थीं। जैसे एंशिएंट इंडिया में क्या था, तो एक हिमालयाज़ बनाया इन्होंने, गैंगेटिक प्लेन दिखा दिया, अरावलीज दिखा दी, चोलाज यहाँ पर रहते थे ये दिखाया, मानसून विंड्स दिखा दिया, ट्रेड्स होते थे, ट्रेड रूट जो थे वो बताया। उसके बाद बताया कि यहाँ से आउटसाइडर्स आते थे, जो भी इंडिया में इन्वेजन्स हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ही हुए हैं। सिल्क रूट जो इंडिया से ऐसे पास होकर इंडिया के ऊपर से जाता था, चाइना से यूरोप को जोड़ता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एरियाज़ हैं उसको इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। इससे आपको ये पता चलता है कि इस मैप से इन्होंने एंशिएंट इंडिया की जियोग्राफिकल फीचर्स को बताया है। उसके बाद अब इन्होंने बताया है कि रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट थे। तो चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, जो वहाँ पे जो शहर थे, जो सेटलमेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे थे, तो इससे फर्टाइल सॉइल मिलता था और एग्रीकल्चर इससे बढ़ा। एक बार एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर में जो सरप्लस आएगा उससे ट्रेड फैसिलिटेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। फिर मौर्य एम्पायर के समय में बताया कि जो वास्ट गैंगेटिक प्लेन है उसके फर्टाइल सॉइल ने, खास करके गंगा रिवर के आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया से फ्लोरिश हुए। आप जब पढ़ते हैं तब भी आप देखते हैं कि जैसे ही आयरन की खोज हो गई थी, उसके बाद से मगध जो है महाजनपद में, वो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पावरफुल बन के उभरा था। तो इसके पीछे का कारण ही ये था कि वो सबसे फर्टाइल लैंड, एशिया के सबसे फर्टाइल लैंड से वो जगह आती थी। गुप्ता एम्पायर की बात की इन्होंने कि थ्राइव्ड इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स विद डिपेंडेबल मॉनसून रेन्स कंट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एडवांसमेंट। फिर चोलास के समय बताया कि इंडियन ओशन के पास है चोलास, तो इससे साउथ एशिया के साथ मैरीटाइम ट्रेड अच्छे से होता था। कुषाण एम्पायर के बारे में बताया। अब देखिए, आपको एंशिएंट इंडिया में बताना है, तो एंशिएंट इंडिया में जितने मेजर डायनास्टीज आई हैं उन सबके समय में ज्योग्राफी ने कैसे हेल्प किया है डेवलपमेंट में, ये इन्होंने बताया। कुषाण्स के समय बताया कि सिल्क रूट हुआ करते थे। अब देखिए, जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो सारी चीज़ें ऊपर के मैप में हैं। आप याद करिए, इंडियन ओशन था, सिल्क रूट था। उसके बाद राजपूत एरा में इन्होंने बताया कि 6 से 15 सेंचुरी के बीच में जो एरिड और हिली रीजन्स थे राजस्थान के, इसने डिफेंस प्रोवाइड किया, जिससे कि कल्चर जो था वो बचा रहा। फिर पल्लवास डायनास्टी के समय में बताया कि पल्लवा में क्या हुआ था, बे ऑफ बंगाल के एरिया में इनका जो क्षेत्र था उससे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो मैरीटाइम रिलेशनशिप था वो भारत में था। फिर गांधारा रीजन 6th to 4th सेंचुरी BC, सिल्क रूट के बारे में इन्होंने बताया। और लास्ट में इन्होंने क्या किया है,
लास्ट में इनका जो कंक्लूजन है वो देखिए कि किस तरह से इसको वर्तमान से जोड़ते हुए कंक्लूड किया कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. Even the contemporary policies and programs of the government like Act East policy, Look West policy, Sagar etc. have been influenced by geographical features. तो ये क्वेश्चन का आंसर था, आपने देखा. हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. What was the difference between महात्मा गांधी and रविंद्रनाथ टैगोर in the approaches towards education and nationalism? तो महात्मा गांधी and रविंद्रनाथ टैगोर were two prominent figures of India's struggle for independence from British colonial rule and they had distinct approaches towards the education and nationalism. 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइन से ज़्यादा का इंट्रो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब एजुकेशन फिलॉसफी में बताया क्या अंतर है. जैसे महात्मा गांधी जो थे वो नई तालीम पर एम्फेसिस करते थे, बेसिक एजुकेशन रूटेड इन प्रैक्टिकल एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर होलिस्टिक अप्रोच की बात करते थे, स्पिरिचुअलिटी प्लस क्रिएटिविटी प्लस एडुकेशन की बात करते थे. महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एडवोकेटेड किया किसको, एडवोकेटेड फॉर लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. एजुकेशनल गोल्स की बात करें तो गांधी का एजुकेशनल गोल क्या था, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस था, इंडिपेंडेंस था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशन का गोल था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कल्टिवेटिंग इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक पोटेंशियल्स. जब गांधी के हम गोल की बात करते हैं तो वो मैनुअल लेबर और प्रैक्टिकल स्किल को इनकरेज करते हैं, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल आउटलुक और कल्चरल एक्सचेंज को महत्व देते हैं. उसके बाद रूरल और अर्बन फोकस की बात करें तो गांधी जो हैं वो कहते हैं कि एजुकेशनल विजन हैड ए स्ट्रॉन्ग रूरल फोकस, जबकि टैगोर का अप्रोच था कि कॉस्मोपॉलिटन हो, कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकेटेड इन एन अर्बन सेटिंग विद लेस एम्फेसिस ऑन रूरल डेवलपमेंट. नेशनलिज्म की अप्रोच की बात करें तो नॉन वायलेंस का सपोर्ट किया गांधी ने, सत्याग्रह का सपोर्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस का सपोर्ट किया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी को तो इनिशियली सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन कोऑपरेशन से इत्तेफाक नहीं रखते थे. ये मैंने जब पेपर आया था तभी बताया था आपको. विजन ऑफ नेशनलिज्म की बात करें तो महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी इम्फेसाइज करते थे एक यूनाइटेड फ्रंट बने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर एक मोर कॉम्प्लेक्स व्यू था उनका नेशनलिज्म का. वो कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी, पॉलिटिकल नेशनलिज्म के ऊपर वो मानते थे कि कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी है. इंटरनेशनलिज्म की बात करें तो गांधी का प्राइमरी फोकस जहां तक भारत की स्वतंत्रता थी, वहीं टैगोर का जो प्राइमरी फोकस था वो इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद पर था. तो उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की इसके बारे में. फिर लास्ट में कंक्लूजन देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटीग्रेट्स पॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम आइडियोलॉजीज ऑफ बोथ गांधी एंड टैगोर. Although their ideology and approach towards education and nationalism were different, yet their contributions were significant in shaping India's struggle for independence and its educational discourse. इस तरह से ये आंसर था. बाकी के जो आंसर्स हैं दोस्तों वो मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है. बाकी आप देखिए कि कितना अच्छे से इस आंसर को डिज़ाइन किया गया है. जैसे एक क्वेश्चन था फिजॉर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में. उसके बाद से अब इसमें क्या है कि इन्होंने हेल्प लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आंसर फ्रेम करने में, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से मैप्स वगैरह इंक्लूड किए हैं और जो एरर्स थे उनको हटाया है इन्होंने. जैसे जो पुरवैया भोजपुर के बारे में बात थी कि ईस्टर्लीज के बारे में, तो एक मैप बनाया, भोजपुर दिखाया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मानसून दिखाया और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो दिखाया. तो इस तरह से ये PDF में अपलोड कर रहा हूँ, टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए और ले लीजिएगा. पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स GS पेपर 1 के बनाए गए हैं शुभम सर के द्वारा और उनके फ्रेंड के द्वारा. थैंक यू सो मच.